हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। अगर हम कहें तो मैक्सिमम पोर्शन अपना बाइनोमियल थ्योरम का कंप्लीट हो चुका था। सिर्फ हमारे पास एक टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है और उसके बाद हमें प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। तो अपन देखते हैं उस क्वेश्चन को भी। ये हमारा इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि 2 + √3 रेज टू पावर 5। ठीक है, 2 + √3 रेज टू पावर 5, इसका इंटीजर पार्ट इवन होगा या ऑड होगा। ठीक है, ठीक है, मान लो यही ऐसे क्वेश्चन बता देता हूं मैं कि दिस इंटीजर पार्ट ऑफ 2 + √3 रेज टू पावर 5 इज इवन। ट्रू फॉल्स स्टेट करना है तो कैसे चेक करेंगे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस हैं बेसिकली। ठीक है, कि ये इंटीजर पार्ट कैसा होगा, है ना, इन सब पे कमेंट करना है। ठीक है, कंसेप्ट एक है, उसके थोड़े से एक आधा मतलब डिफरेंट मैनिपुलेशंस दिए जा सकते हैं, वो क्वेश्चंस भी अपन कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप क्या करिए कि आप मान लीजिए कि 2 + √3 रेज टू पावर 5 ये वाली जो टर्म है, ठीक है, इसके कुछ इंटीजर पार्ट होगा और कुछ फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज I + f। I इज इंटीजर पार्ट, f इज फ्रैक्शनल पार्ट, एंड हमें चेक क्या करना है कि I हमारा इवन है क्या। ठीक है, तो ऐसे में ये चीज को तो आपने I + f मान लिया। इसका जो कॉन्जुगेट है उसको आप f' मान लो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रहे, इसका कॉन्जुगेट आप 2 - √3 रेज टू पावर 5 ले लो। ठीक है, ध्यान क्या रहना चाहिए कि आपका जो बेस है ना वो पॉजिटिव रहे। जैसे अगर मान लो इसी क्वेश्चन में दिया होता √3 + 2 की पावर 5, ठीक है, तो आप कॉन्जुगेट लिखते टाइम क्या लिखते हैं, या फिर इस तरीके का दिया हुआ है, मान लो 2 + √5 है ना, 2 + √5 रेज टू पावर 5, तो आपको इसका कॉन्जुगेट लिखना था। ठीक है, कॉन्जुगेट मतलब एग्जैक्ट कॉन्जुगेट भी ना कहो इसको। अगर तुम 2 - √5 लिख लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो तुम कैसे लिखो इसको, हमेशा √5 - 2। ठीक है, इस तरीके का लिख दो, √5 - 2 रेज टू पावर 5। मतलब यू हैव टू इंश्योर कि यहां पे जो क्वांटिटी लिखी जा रही है वो कैसी है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस चीज को पहले राइट डाउन कर लो कि हम जो टर्म एज्यूम करेंगे उसका बेस कैसा होगा, उसका बेस पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये क्वांटिटी आपने एज्यूम करी और इसको क्या नाम दे दिया अब, f' का। ठीक है, टॉपिक वॉपिक नहीं है, स्पेशल क्वेश्चन है बस। ठीक है, I + f आपका 2 + √3 रेज टू पावर 5 था। आपको एक ऐसा बेस लेना है जो इसका काउंटर पार्ट का भी काम कर जाए और उसका बेस कैसा हो, पॉजिटिव भी हो। ठीक है, तो I + f और इसको ले लिया f'। ठीक है, अब सोचना है आपको कि मैं इन दोनों टर्म्स को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं। कैसे डिसाइड करेंगे, तो आपको यह देखना है कि एडिशन करने पे या सब्ट्रैक्शन करने पे किस तरीके से हमारे इर्रेशनल टर्म्स कैंसिल आउट हो जाने चाहिए। ठीक है, कैसे, चाहे वो एडिशन से हो रहे हैं तो एडिशन करिए, सब्ट्रैक्शन से हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन करिए, लेकिन आपके जो इर्रेशनल टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट होने चाहिए। तो आप देखो, अगर I + f + f' निकालते हो, I + f + f', दिस विल गिव यू 2 टाइम्स, ठीक है, 5c0, ठीक है, 2 की पावर 5 √3 की पावर 0, है ना, प्लस आ जाएगा आपका 5c2 2 की पावर 3 √3 का स्क्वायर, है ना, फिर आ जाएगा 5c4 बस यही टर्म्स आएंगे। तो इर्रेशनैलिटी इनमें रिमूव हो गई ना, क्योंकि √3 का पावर 2 √3 की पावर 4, तो इर्रेशनल टर्म्स तो तुम्हारी खत्म हो गई। जिनसे इर्रेशनैलिटी आती, मतलब √3 की पावर 1 √3 की पावर 3, है ना, √3 की पावर 5, वो तो कैंसिल आउट हो गए। तो एडिशन करना हमारा इसका मतलब बेनिफिशियल है। तो क्या याद रखना है यहां पे भी, इस स्टेप में इसको भी राइट डाउन कर लो कि योर टारगेट इज टू रिमूव इर्रेशनल टर्म्स। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चाहे एडिशन कर दो चाहे सब्ट्रैक्शन कर दो। तो आपने यहाँ पे एडिशन किया, उससे इर्रेशनल टर्म्स आपके रिमूव हो गए। तो बचा क्या, ये 32 बचा, प्लस 5c2 इज 10 × 8 × 3 प्लस 5 × 2 × 9। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 2 टाइम्स 32 प्लस यहां से आपके पास 10 × 8 240 और
हाँ 240 आपके पास आ गया, 272 है ना, प्लस 5 इंटू 2 इंटू 9, तो 5 प्लस 2, 5 इंटू 2 इंटू 9 का मतलब क्या है, 2 5 10, 10 इंटू 9 90, ठीक है। ये आपके पास बचे टर्म्स, ये आपका क्या है, i प्लस एफ डैश है, ठीक है। ये इधर की कैलकुलेशन हो गई, ठीक है। आप चाहो तो ये कैलकुलेशन अवॉइड भी कर सकते हो। अब देखो आगे क्या करना है हमें, आगे आप ये कर सकते हो कि f प्लस, मतलब ये वाली चीज जो हमने इसको सिंप्लीफाई करना शुरू किया है वो आप अवॉइड कर सकते हो। क्यों, अभी दिखाते हैं आपको। कि जैसे f है आपका, f आपका 0 से 1 के बीच ही रहेगा, ये बात ठीक थी, ठीक है। अच्छा f 0 भी नहीं है, ये बात क्लियर है ना। ऐसा तो है नहीं कि इसका कोई फ्रैक्शनल पार्ट ही नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही दिखेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हो कि f आपका 0 से 1 के बीच ही है। और इसी तरीके से f डैश भी कैसा है आपका, 0 से 1 के बीच ही है, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा एक छोटी सी फ्रैक्शनल क्वांटिटी, ठीक है। अब इन दोनों का अगर आपने सम किया, ठीक है, f प्लस एफ डैश, तो f प्लस एफ डैश पे क्या इनइक्वालिटी बनेगी, f प्लस एफ डैश लाइज इन बिटवीन 0 to 2, ऐसा बन जाएगा। ये f आपका 0 से 1 के बीच था, f डैश आपका 0 से 1 के बीच था, तो f प्लस एफ डैश आपका 0 से 2 के बीच होना चाहिए, ठीक है। अब आप ऐसे समझो, ये एक इंटीजर है प्लस कुछ ऐड किया गया, इंटीजर में इसको एक सिंगल टर्म मानो f प्लस एफ डैश को, इंटीजर में कुछ ऐड किया गया और रिजल्ट इंटीजर आया। ऐसा कैसे हुआ होगा, जब जो चीज ऐड की जा रही है वो भी कैसी हो, इंटीजर हो। तो इसका मतलब कि आपका f प्लस एफ डैश कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है इतनी बात। तो f प्लस एफ डैश अगर आपका इंटीजर है तो इंटीजर क्या हो सकता है, जरा देख के बताओ इसमें से। भाई 2 तो इंक्लूडेड है नहीं, 0 इंक्लूडेड है नहीं, तो इसका मतलब वो इंटीजर क्या होगा, 1, ठीक है। तो इसका मतलब i के साथ क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, और ये वैल्यू कैसी आती है, 2 ऑफ समथिंग, ठीक है, 2 लैम्डा टाइप की। तो i कैसा हो गया आपका, 2 लैम्डा माइनस 1 टाइप का। और इससे आपको क्या पता चला कि i कैसा है आपका, ऑड है, ठीक है, i कैसा है, ऑड है। तो आप अगर लैम्डा कैलकुलेट ना करो, ये सब ना भी निकालो, तो भी आप बता सकते हो ना कि i की वैल्यू कैसी आने वाली है, ऑड आने वाली है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये वाला आपका फॉल्स है, ठीक है। अब यही कंसेप्ट है, क्या क्या ध्यान रखना था आपको, आपको एक काउंटर पार्ट सबसे पहले एज्यूम करना है जिसमें एक नेगेटिव साइन हो, ठीक है। लेकिन बेस को आपको इंश्योर करना है कि बेस कैसा होना चाहिए, आपके पॉजिटिव होना चाहिए। फिर आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, डिपेंड करता है कि किससे आपकी इर्रेशनैलिटी खत्म हो रही है। तो इर्रेशनल टर्म्स आपने रिमूव कर दिए, ठीक है। तो आपके पास यहां पे एडिशन से रिमूव हुए। फिर हमने कहा कि इसका मतलब f प्लस एफ डैश को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा, क्योंकि इंटीजर में कुछ ऐड करके इंटीजर ले आना है, तो इसको भी इंटीजर ले आना पड़ेगा। और इसका मतलब i को कैसा होना चाहिए, i प्लस 1 आपका 2 लैम्डा टाइप का था, दैट मीन्स i आपका कैसा है, ऑड नंबर है, ठीक है। अब एक केस हम ऐसा भी ले लेते हैं जिसमें हमें इर्रेशनैलिटी रिमूव करने के लिए, जैसे यहां एडिशन हमने किया है, हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़े। तो नेक्स्ट आपके पास ये है एक्सप्रेशन जिसके इंटीजर पार्ट पे कमेंट करना है कि वो इवन है या ऑड है, ठीक है। तो अपन शुरू हो गए, 5√5 प्लस 11 रेज टू पावर 2n प्लस 1, ठीक है। कैसी टर्म्स देगा, 2n प्लस 1 C0, ठीक है। मतलब क्या ही लिखे हूं, अपन इसको i प्लस एफ बोल देते हैं, ठीक है। तो हमें f डैश लेना चाहिए, f डैश क्या लें, 5√5 माइनस 11 या फिर 11 माइनस 5√5, तो डिपेंड करता है कि बेस कैसे पॉजिटिव हो रहा है। तो ऑब्वियसली आपको समझ में इतनी बात तो आती ही होगी कि √5 आपका कैसा है, 2.2 से तो बड़ा है ना, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये क्वांटिटी आपकी 11 से बड़ी हो गई और ये 11 है, तो इसका मतलब पॉजिटिव ले आने के लिए 5√5 माइनस 11, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी कि पावर में 2n प्लस 1 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें जिससे इर्रेशनैलिटी रिमूव हो, वो काम करो। तो इर्रेशनैलिटी देखो कैसे रिमूव होगी। अब यहां पे अगर हम देखें तो हमें जो फर्स्ट टर्म लिखते हैं अपन, थर्ड टर्म लिखते हैं, है ना, फिफ्थ टर्म लिखते हैं, मतलब NC0 वाली, ठीक है, उन सारे टर्म्स में इर्रेशनैलिटी क्रिएट होगी, तो उनको हटाना है। उनको हटाने के लिए क्या किया जा सकता है, कुछ ऐसा करें जिससे कि C0, C2, C4 ये सारी टर्म्स ना आए, क्योंकि वो अगर आ गई तो इर्रेशनैलिटी रहेगी।
तो ऐसा कैसे किया जा सकता है? डिफरेंस से। तो डिफरेंस इस बार ले लो, आई प्लस एफ माइनस एफ डैश, इससे हमारी इरेशनैलिटी रिमूव होगी और ये देगा क्या फिर 2n प्लस 1 c1, सॉरी 2 टाइम्स है ना, 2n प्लस 1 c1 और 5√5 की पावर में आ जाएगा आपका 2n और 11 की पावर में आ जाएगा 1। अब आप देखो ये भी एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं। 2n प्लस 1 c3, 5√5, 5√5, 2n माइनस 2, ठीक है। देखो पावर अपने पास इवन हो गई ना, तो ये रैशनैलिटी खत्म हो गई, इनटू 11 की पावर 3, ठीक है, एंड सो ऑन, ये सारी टर्म्स आपकी बनी रहेंगी, ठीक है। तो अब आपकी इस बार इरेशनैलिटी रिमूव तो हुई, लेकिन कैसे हुई? डिफरेंस से हुई, ठीक है। तो अब अपन कहें कि चलो ये 2 लैम्डा टाइप का तो आ गया, अब हमें कमेंट किस पे करना है? f माइनस एफ डैश के ऊपर, क्योंकि ये इंटीजर है प्लस f माइनस एफ डैश, ठीक है। तो इसका मतलब इसको भी कैसा होना पड़ेगा? इंटीजर ही होना पड़ेगा। फिर से ये इंटीजर, तो ये ओवरऑल कैसा होगा? f माइनस एफ डैश इंटीजर होगा। अब देखते हैं वो इंटीजर क्या हो सकता है। तो देखो f तुम्हारा कहां से कहां तक वेरी कर रहा था? 0 से 1। f डैश कहां से कहां तक वेरी कर रहा था? 0 से 1। तो आप बताओ f माइनस एफ डैश कहां से कहां तक जाएगा? ठीक है, f माइनस एफ डैश पे कमेंट करना है कि ये वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम कितनी होगी। तो फंडामेंटल्स 1 में बताया गया था कि अगर आपको f माइनस एफ डैश को मैक्सिमाइज करना है तो तरीका क्या होगा कि f की मैक्सिमम वैल्यू लीजिए और f डैश की मिनिमम। तो f की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, f डैश की मिनिमम वैल्यू 0 है, तो दोनों का डिफरेंस है ना f माइनस एफ डैश 1, ठीक है। और अगर आपको इसको मिनिमाइज करना है तो f की मिनिमम और f डैश की मैक्सिमम वैल्यू लीजिए। तो f की मिनिमम 0, f डैश की मैक्सिमम 1, तो यहां पे आपका आ गया -1, ठीक है। तो f माइनस एफ डैश कैन वेरी फ्रॉम -1 to 1, ठीक। अब बताइए कि कौन सा इंटीजर आ रहा है? जैसे पिछली बार ये f प्लस एफ डैश था 0 से 2 के बीच, तो बीच में कौन सा इंटीजर आया था? 1 आया था। यहां पे क्या आ रहा है? f माइनस एफ डैश 0 के बराबर, ठीक है। जो बीच में इंटीजर है वो क्या है? 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि i प्लस ये वाली टर्म 0 आपकी, i प्लस 0 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, दैट मीन्स i आपका कैसा है? 2 लैम्डा वाला टर्म है, और इसलिए चूंकि वो 2 लैम्डा है, 2 इंटू सम इंटीजर, इसलिए इस बार आपका इंटीग्रल पार्ट कैसा है? इवन है, ठीक है। तो यहां से आ गया आपका इवन इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक। तो आपको बस यही देखना है कि f प्लस एफ डैश कैसा है, f माइनस एफ डैश कैसा है, मतलब किससे आपका काम बन रहा है। अगर f प्लस एफ डैश से काम बन रहा है तो ऑफ कोर्स आप f प्लस एफ डैश की एक ही वैल्यू ले सकते हो, उस समय 1, और f माइनस एफ डैश से आपका काम चल रहा है तो f माइनस एफ डैश की एक ही वैल्यू ले सकते हो, वो है 0, ठीक है। और यहां पे अगर आप देखें तो बस इतना इंश्योर कीजिए कि बेस आपका कैसा हो, बेस आपका पॉजिटिव रहे, ठीक है। अपन एक दो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास ये 2 क्वेश्चंस हैं, आप इनको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास कहा जा रहा है p इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 रेज टू पावर 5, और f आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। फाइंड f स्क्वायर अपॉन 1 माइनस f, ठीक है। थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये, आप इसको समय लेकर के, थोड़ा सा समय लेकर के ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले काम वही, i प्लस एफ इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 रेज टू पावर 5, ठीक है। f डैश लेना पड़ेगा, तो f डैश कितना आएगा? 2 माइनस रूट 3 रेज टू पावर 5, ठीक है। दोनों का एडिशन से काम चलेगा, i प्लस एफ डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 प्लस रूट 3, मतलब जो भी आ रहा हो यहाँ 5c0 2 की पावर 5, है ना। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका 5c2 2 क्यूब रूट 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना। एक सो ऑन क्या लिख ही देते हैं, 5c4 2 की पावर में 4 नहीं 2 की पावर में 1 और रूट 3 की पावर में 4, ये आपका टर्म बन जाएगा, ठीक है, एक्सपेंशन से। अब इसको भी समझ लेते हैं कि ये हुआ क्या। f प्लस एफ डैश कौन सी वैल्यू लेता है? 1 लेता है ना। वो तो होगा i प्लस 1 इज इक्वल टू कितना? 2 लैम्डा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या रहा कि f प्लस एफ डैश आपका कितना है? 1 के बराबर है,
ठीक है। f प्लस एफ डैश आपका 1 के बराबर है और i कैसा है, ऑफ कोर्स ऑड है, ठीक है। अब यहां से ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया है, एफ स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एफ है ना। अब जरा देखो यहां से मैं ये लिख सकता हूं ना, एफ डैश क्या है मेरा, 1 माइनस एफ के बराबर है, ये बात ठीक है। एक और चीज अपन देखें अगर, तो हमें ये भी स्ट्राइक करेगा कि इस p को अगर f डैश से मल्टीप्लाई किया जाए तो इन दोनों बेसिस का प्रोडक्ट कितना है, 1 है। तो p इंटू एफ डैश, ये मेन इसमें से अलग से ट्रिक थी कि p इंटू एफ डैश का यूज करो। p इंटू एफ डैश आपका देखो जरा 1 के बराबर है ना। तो p को क्या लिखोगे, i प्लस एफ, और इंटू क्या है, f डैश इज इक्वल टू 1। तो i इज इक्वल टू सॉरी हाँ, i इज इक्वल टू कैसा रहा, 1 अपॉन एफ डैश माइनस एफ लिख सकता हूं मैं। अब f डैश को लिख दो 1 माइनस एफ है ना। तो यहां से क्या आ गया, 1 माइनस एफ प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1 माइनस एफ, ठीक है, यही बन रहा है ना, 1 माइनस एफ प्लस एफ स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एफ। तो यहां से अपन स्प्लिट कर लें, 1 माइनस एफ अपॉन 1 माइनस एफ प्लस एफ स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एफ, ठीक है। ये i के बराबर है और i की वैल्यू यहां से आप निकाल लो, ठीक है। i की वैल्यू कितनी आएगी, 32 और प्लस ये कितना है, 10 इंटू 8 इंटू 3, तो 240 और 32, 272 और ये 90, 724 है ना। तो 724 आपकी ये वैल्यू आ रही थी, ठीक है। तो आपने यहां कहा कि 724 आपका i प्लस 1 है, दैट मीन्स i की वैल्यू कितनी है, 723, ये बात ठीक थी। तो आप देखो जरा, 723 इज इक्वल टू दिस टर्म, तो एफ स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एफ कितना होगा, ये तो 1 लिखा है ना, तो 723 माइनस 1 ये आपका एफ स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एफ की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सा था, क्यों, क्योंकि इसमें आपको ये वाला कंसेप्ट मतलब अलग से अपने से सोचना पड़ रहा था कि p इंटू एफ डैश मेरा कैसा है, 1 के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और इसको फटाफट सॉल्व कीजिए, है ना। सोल्यूशन देखिए इसका कैसे होगा। तो सबसे पहले अपन इसको लिख लेते हैं कि i प्लस एफ मेरा क्या था, 6√6 प्लस 14 रेज टू पावर 2n प्लस 1 है ना। f डैश किसको लेना चाहिए, 6√6 माइनस 14 या फिर 14 माइनस 6√6, तो बताओ किससे होगा अपना काम, बेस आपका पॉजिटिव रहे। तो √6 मतलब क्या कह सकते हैं हम कि 6√6 और 14 दोनों में बड़ा कौन सा है, तो इसका स्क्वायर 196 है, इसका स्क्वायर कितना है, 216 है, तो बड़ा यही होगा। तो आप देखो 6√6 आपका बड़ा है 14 से, क्योंकि इसका स्क्वायर बड़ा है, ठीक है। आप कहीं भी ये कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। ये ले लिया आपने। अब कैसे मेरी इर्रेशनैलिटी कैसे रिमूव होगी, तो इर्रेशनैलिटी रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, डिफरेंस यहाँ पे लेना पड़ेगा, f माइनस एफ डैश यहां से आ जाएगा आपका 2 टाइम्स समथिंग, ठीक है, ओके। अब आप देखिए कि f माइनस एफ डैश तो क्या इंटीजर वैल्यू लेता है, 0 ही लेता है, तो इसका मतलब i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ दिस होल थिंग, यही है। तो f आपका f डैश के बराबर है, सो योर f इज इक्वल टू f डैश, यहां से बोल सकता हूं मैं, ठीक है। तो अब देखो n इंटू एफ करना था आपको, तो n आपका कितना था, n आपका था n इंटू एफ, है ना। तो देखो n कितना है आपका, n है 6√6 प्लस 14 रेज टू पावर 2n प्लस 1। f कितना है, तो f आपका f डैश के बराबर है, ठीक है। f आपका f डैश के बराबर है, f डैश कितना है, 6√6 माइनस 14 रेज टू पावर 2n प्लस 1। तो यहां से क्या आ जाएगा, 216, इन दोनों बेसिस का प्रोडक्ट करें, 216 माइनस 196 मतलब 20 की पावर में 2n प्लस 1, बस यही आपको निकालना था, ठीक है। तो बस यही हमारे पास ओवरऑल इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। आपको 2-3 चीजों का ही ध्यान रखना है। आपको क्या ध्यान रखना है, बेस जो आप ले एफ डैश उसमें पॉजिटिव ले, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें सो दैट इर्रेशनैलिटी रिमूव हो जाए। अगर आप f माइनस एफ डैश का यूज कर रहे हो तो f माइनस एफ डैश 0 अटेन करेगा, और अगर आप f प्लस एफ डैश का यूज कर रहे हो तो दैट विल अटेन 1, ठीक है। बस इतना ही चीज में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक एंड हो गया। अब अपन कुछ एक छोटी सी प्रॉपर्टी और है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की, उसको भी कवर कर लेते हैं।
तो अपन क्या बोलते थे, अपन बोलते थे कि एनसीआर जो है हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, इज एन पॉजिटिव, कह लो पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ये आपका हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो आप जरा देखो इसका एक्सपेंशन अगर आप लिखते हो तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, है ना, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n माइनस 1 और n, और नीचे आपके पास क्या है, 1 से लेके r तक की चीजें हैं, 1 से लेके n माइनस r तक की चीजें हैं, ठीक, ओके। तो अगर आप देखो तो 1 से लेके r तक की चीजें तो सीधा इससे कैंसिल आउट हो जाएंगी, 1 से लेके या फिर आप ऐसे देखो 1 से लेकर के n माइनस r प्लस 1 तक की चीजें आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ पे सॉरी 1 से लेके n माइनस r लिखा है, इसको r फैक्टोरियल को थोड़ी देर के लिए अलग कर, ठीक है, ऐसा ऊपर n फैक्टोरियल नीचे n माइनस r फैक्टोरियल। रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, रिजल्ट मुझे मिलेगा 1 अपॉन r फैक्टोरियल, तो ठीक है। यहाँ मेरे पास बचेगा n, n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू ऐसे ही n माइनस r प्लस 1, ठीक है, क्योंकि उसके बाद क्या आएगा n माइनस r, ठीक है, n माइनस r फैक्टोरियल तक की चीजें तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास ये टर्म लिखी हुई है n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1 अपॉन r फैक्टोरियल। तो आप जरा देखिए, इसी को आप बोल रहे थे ना अभी कि ये आपका हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा, ठीक है। तो आप देखो जरा आपका न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में आपके पास r टर्म्स लिखी हुई हैं, r कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, और उनका प्रोडक्ट कैसा है, r फैक्टोरियल से डिविजिबल है। तो अपन कह सकते हैं ना n कुछ भी हो, n कुछ भी हो, एनसीआर में n कुछ भी हो, ठीक है, मतलब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, r कोई भी होल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है। तो अपन ने कहा कि कोई भी अगर हम r कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लें, ठीक है, तो r कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का प्रोडक्ट r फैक्टोरियल से हमेशा डिविजिबल होगा, बोल सकता हूं मैं, क्योंकि अगर इस पूरे का आउटकम आपका कोई एक इंटीजर है तो अपन बोल सकते हैं कि ये r टर्म्स का जो प्रोडक्ट लिखा था वो r फैक्टोरियल से डिविजिबल था, ठीक है। तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी हो गई कि प्रोडक्ट ऑफ r कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ठीक है, इज ऑलवेज डिविजिबल बाई r फैक्टोरियल, ठीक है। जैसे आपसे अगर कहा जाए कि 47, 46, 45, 44, 43, ठीक है, 42, ठीक है, तो कितनी टर्म्स लिख दी, 6 टर्म्स हमने कॉन्जिक्यूटिव लिख दी। तो हमें ऐसे कह सकते हैं कि ये आपका 6 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा, ठीक है, तो डिविजिबल बाई 6 फैक्टोरियल, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। कोई भी 6 टर्म्स आपने लिख दी तो 6 फैक्टोरियल से उनका प्रोडक्ट डिविजिबल होगा, कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए आप 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ऐसा लिख देते हो, तो कितने टर्म्स लिख दिए आपने लिख दिए 8 टर्म्स। तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट होगा दैट इज डिविजिबल बाय 8 फैक्टोरियल, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है। इससे रिलेटेड आप एक क्वेश्चन और समझ सकते हो, जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि n स्क्वायर, ठीक है, का फैक्टोरियल, है ना, n स्क्वायर का फैक्टोरियल, ठीक है। क्वेश्चन अपन लिख लेते हैं, n स्क्वायर फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल रेज टू पावर n, ठीक है। तो आप जरा इसको सोचिए खुद से सॉल्व करने का, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को यूज करना, ये भी आपको बता दिया गया है। तो n स्क्वायर फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल रेज टू पावर n, कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, ठीक है। मैं इसका सोल्यूशन लिख रहा हूं, देखिए अब n स्क्वायर है और यहां आपको दिख रहा है n फैक्टोरियल की पावर n। तो अगर आप n स्क्वायर के, जैसे मान लो 9 है, तो 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 3 के 3 पार्ट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। 25 है, 1 से 25 तक है मान लो,
तो 5 के 1 से 5 फिर 6 से 10 ऐसे करके 5 सेट्स बना सकता हूं ना मैं, 5 टर्म्स के। सपोज 49 है, 49 का मतलब क्या है कि 7 स्क्वायर, तो मैं 7 चीजों के 7 ग्रुप्स बना सकता हूं। तो वैसे ही अगर ये n स्क्वायर लिखा हुआ है 1 से लेके n स्क्वायर तक का प्रोडक्ट, ठीक है, ये क्या लिखा था 1 2 3 अप टू n स्क्वायर, ऐसा, ठीक है, यही लिखा हुआ है ना। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, जैसे 1 2 3 अप टू 49 लिखा रहता तो 1 से 7 तक एक साथ क्लब कर लिया, फिर 8 से लेकर के आगे 14 तक एक साथ क्लब कर लिया, है ना। ऐसे करते करते मैं 7 के 7 ग्रुप्स बना सकता था ना, 7 के 7 ब्रैकेट्स बना सकता था ना, जिसमें पहली टर्म में आपका 1 2 3 अप टू n हो, दूसरी टर्म में आपका n+1 से स्टार्ट हो रहा हो कहां तक 2n तक, ठीक है। फिर ऐसे ही करके आपका लास्ट में जो टर्म होगा, मतलब उसके बाद वाली ब्रैकेट कहां पे एंड होगी, इसके बाद वाली ब्रैकेट एंड होगी आपकी 3n पे, और सबसे लास्ट वाली ब्रैकेट आपकी एंड होगी n स्क्वायर पे, होगा। कितने ब्रैकेट्स ऐसे बनेंगे, n ब्रैकेट्स बनेंगे, ठीक है भाई। टोटल n स्क्वायर एलिमेंट्स थे, n स्क्वायर एलिमेंट्स में से एक ब्रैकेट में आपने n एलिमेंट डाले, फिर अगले में n, फिर अगले में n, तो कितने ऐसे ब्रैकेट्स बनेंगे जो कि n स्क्वायर को कंज्यूम कर लें। तो n स्क्वायर टोटल थे, n का एक ब्रैकेट बना, तो टोटल कितने ब्रैकेट्स बने, n ब्रैकेट्स बने, ठीक है। अब आप देखिए ये ब्रैकेट n फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा, ये तो n फैक्टोरियल लिखा ही है। यहां देखिए, यहां आपके पास n कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, तो ये n कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का प्रोडक्ट n फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। फिर इन n कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का प्रोडक्ट n फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा, और ऐसे ही लास्ट वाले भी n कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का प्रोडक्ट n फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। तो कितने n फैक्टोरियल आपने लगा दिए, n फैक्टोरियल कितनी बार, हर एक ब्रैकेट के करस्पॉन्डिंग एक n फैक्टोरियल, मतलब जो इनका प्रोडक्ट होगा वो n फैक्टोरियल की पावर n से भी डिविजिबल होगा कि नहीं। n फैक्टोरियल आप हर एक ब्रैकेट के करस्पॉन्डिंग एक एक लिख रहे हो, कितने ब्रैकेट्स हैं, n ब्रैकेट्स हैं, तो जो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट है वो n फैक्टोरियल्स के प्रोडक्ट से डिविजिबल होगा। तो दिस होल टर्म इज डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल रेज़ टू पावर n, ठीक है। तो बस इस टॉपिक के अंदर हमें यही केवल पढ़ना है कि प्रोडक्ट ऑफ r कॉन्जुगेटिव टर्म्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय r फैक्टोरियल, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। थ्योरी पार्ट अपना ओवर हुआ है यहाँ पे बाइनोमियल का, ठीक है। तो इसमें अगर मेनली आपसे कहा जाए टफ पोर्शन कौन था, तो मेरे ख्याल से सबसे टफ पोर्शन जो आपको लगता होगा वो है टाइप 4 वाला, ठीक है। उसमें भी हालांकि आप 5 से 7 क्वेश्चन अगर उस पर आप कर दो थोड़ी सी, मतलब क्या कहते हैं, पेशेंस रख करके, तो आप उसको सॉल्व कर ले जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये 2 क्वेश्चंस हैं आपके पास, इन दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। पहले क्वेश्चन में ये सीरीज है और इसका सम आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास sin kx cos n - kx into n c के समेशन करना है और प्रूव करना है उसे इसके बराबर, ठीक है। तो अपन ट्राई करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। सोल्यूशन में स्टार्ट करता हूं। तो आपको सबसे पहली चीज इसमें क्या दिख सकती है, आपको दिख सकता है कि 100c10 के साथ अगर जो, चलो आगे की टर्म्स देखते हैं पहले। 5c1 है, ये 5c2 है, ये 5c3 है, ये 5c4 है, और इधर 5c5 लिखा जा सकता है। मतलब दिस होल थिंग कैन बी रिटन एज 5c0 100c10, 5c1 100c11, ठीक, प्लस 5c2 100c12, ठीक है, प्लस 5c3 100c13, ठीक है, प्लस 5c4 100c14, प्लस 5c5 100c15, ठीक, ये ओके। तो इसको आपको क्लब करना है। तो अब आप देखो एक चीज कि थोड़ा सा अगर मैनिपुलेट कर लें तो आपका काम आसान हो जाएगा। इसको अगर अपन लिख लें 5, इसको लिख लें 4, इसको लिख लें 3, है ना, इसको लिख दें 2, इसको लिख दें 1 और इसको लिख दें 0। तो इससे हुआ क्या, इससे आप देख सकते हो कि लोअर सबस्क्रिप्ट्स का सम कांस्टेंट हो गया। तो आप डायरेक्टली इसका आंसर कर सकते हो। लोअर सबस्क्रिप्ट्स का सम कांस्टेंट हो गया तो आप देख सकते हो ना क्या होगा। अपन क्या करते थे, दिस इज बेसिकली समेशन ओवर
5c, आप लिख लो इसको r, है ना, 5c, मतलब पहले जो था ये तो मैंने चेंज कर दिया, ऐसा कुछ था, r इक्वल टू 0 से लेकर के और कहाँ तक था, 5 तक था, ऐसी चीज थी ना पहले। तो आपने इसको मान लो कन्वर्ट कर लिया 5cr की जगह, अब मैंने क्या कर दिया है, बस वहां पे 5 माइनस r लिख दिया। तो आप देख सकते हो लोअर सबस्क्रिप्ट्स का सम कैसा है, कांस्टेंट है, r कैंसिल हो गया, 15 आ गया, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऊपर से सम 105, नीचे से सम C15, ठीक है। बस ये आंसर हो जाना चाहिए अगर सारी टर्म्स प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली सारी टर्म्स हमारी प्रेजेंट है, इसलिए आंसर क्या होगा, 100C15 हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आइए, n c के sin kx इंटू कॉस n माइनस kx, ठीक है, इसको आप ट्राई कीजिए। तो अब ये जो है समेशन ऑफ सीरीज आपने पढ़ा, ठीक है, सीक्वेंस सीरीज वाला पार्ट। सीक्वेंस सीरीज में जो पहला लेक्चर था उसमें सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, एक प्रॉपर्टी का यूज बताया था, कौन सी, a प्लस बी माइनस आर वाली प्रॉपर्टी बताई थी, कौन सी, a प्लस बी माइनस आर वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अपन उसमें क्या बोलते थे, समेशन अगर लिखा हुआ है r इज इक्वल टू a से b f ऑफ r, तो दैट इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू a से b f ऑफ a प्लस b माइनस r, बताया था। ये क्या होता था इससे कि जो चीजें इधर t1 से tn तक लिखी हैं वो उल्टे ऑर्डर में लिख जाती थी, ठीक है, और उनका सम हम कर देते थे, तो ऑब्वियसली सम बराबर आता था, यही था। तो इसी प्रॉपर्टी का आप यूज कर लीजिए यहाँ पे, तो उससे बेनिफिट क्या मिलेगा, ठीक है, एन सी के की जगह पे क्या आ जाएगा, k को किससे रिप्लेस करोगे, a प्लस बी आपका n माइनस के, ठीक है, a प्लस भाई एफ के, ये है एफ के है ना, तो a प्लस बी माइनस के लिखना है, तो a प्लस बी माइनस के मतलब 0 प्लस n माइनस के, तो एन सी के की जगह पे n माइनस के, साइन के साथ आपका आ गया n माइनस के, x इंटू कॉस के साथ आ गया आपका kx, ठीक है। ये अगर s है और ये अगर s है, तो अब जरा दोनों का एडिशन हम कर देते हैं, तो 2s हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके जैसे वहां सवाल हम करते थे। यहां पे आपके पास है एन सी के साइन के एक्स कॉस एन माइनस के एक्स, ठीक है, प्लस एन सी एन माइनस के, ठीक है, साइन एन माइनस के एक्स इंटू कॉस के एक्स। के कहां से कहां तक वेरी कर रहा है आपका, 0 से लेके n तक वेरी कर रहा है। अब जरा देखिए एन सी के ये है, ये n माइनस के है, इसको भी एन सी के आप बता सकते हैं ना कि दिस इज इक्वल टू एन सी के, तो बस कहानी खत्म, k इज इक्वल टू 0 से n, एन सी के आपका कॉमन हो गया, साइन ए कॉस बी, साइन बी कॉस ए, तो ये बन गया आपका साइन ए प्लस बी, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आई, एन सी के इंटू साइन एन एक्स, ठीक है, समेशन k इज इक्वल टू 0 से n, ठीक है, k इज इक्वल टू 0 से n, ये आपका आ गया। अब इसमें से देखो आप k वेरिंग क्वांटिटी है ना, साइन एन एक्स तो कांस्टेंट है, तो साइन एन एक्स को हम बाहर निकाल सकते हैं, समेशन बचा k इज इक्वल टू 0 से n, एन सी के, तो एन सी के का सम कितना हो गया, एन सी 0 से एन सी एन तक का सम दैट इज 2 रेज टू पावर n, सो इट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n साइन एन एक्स। ये क्या था आपका 2s था, दिस 2s वाज इक्वल टू दिस थिंग, सो s की वैल्यू इसके बराबर आपकी प्रूफ हो गई, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का भी यूज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास हमेशा NCK और NCN माइनस के इस तरीके की अगर चीज बन जाती है तो वो दोनों बराबर भी होती है बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से, मतलब बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के हिसाब से, तो इसलिए ये वाला मैनिपुलेशन अपना इंपॉर्टेंट हो जाता है बाइनोमियल थ्योरम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, an आपका दिया हुआ है और इसको हमें रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ an, ठीक है, तो ट्राई कीजिए आप खुद से इसको। अब यहाँ पे आप देखोगे क्या कि आपके पास डिनोमिनेटर में NCR है, ऐसी तो कोई सीरीज नहीं बनती थी, है ना, तो ये उससे रिलेटेड है भी नहीं। जब भी आपको डिनोमिनेटर में NCR दिखे तो ये मान के चलिएगा कि ये मतलब 95% चांसेस हैं कि वो क्वेश्चन किससे सॉल्व हो रहा होगा, आपका यही a प्लस बी माइनस आर वाली चीज से, ठीक है। तो आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन में an आपका दिया हुआ था कुछ NCR, an इज इक्वल टू r इक्वल टू 0 से n 1 अपॉन NCR, ठीक है। खैर ये तो an था, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है SN जो कि कितना है r इक्वल टू 0 से n,
n माइनस 2r अपॉन NCR। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं, n बाहर कर ले, है ना, n समेशन r इक्वल टू 0 से n 1 अपॉन NCR। ठीक है, माइनस 2 समेशन r अपॉन NCR, r इक्वल टू 0 से, यही है ना? ठीक है, ठीक है, इतनी बात। 1 अपॉन NCR जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका समेशन आप सीधा लिख सकते हो कि ये समेशन आपका कितना है, an के बराबर है। तो ये बेसिकली लिखा हुआ है आपका NaN माइनस 2 टाइम्स समेशन किसका, r इक्वल टू 0 से n r अपॉन NCR। तो अब आपको बेसिकली सम किसका करना है, इसके लिए मेहनत करनी है, ये तो आ ही चुका आपका। तो अगर आप समेशन ओवर r अपॉन NCR निकालने जाते हो तो r इक्वल टू 0 से n। ठीक है, इसको मैंने S डैश बोल दिया मान। ठीक है, तो इसका सम कितना होगा? सम के लिए आप देखो, इसको a प्लस बी माइनस आर से रिप्लेस कर दो, तो दिस थिंग कैन अगेन बी रिटन एज r इक्वल टू 0 से n, r की जगह आप n माइनस आर डाल दो, a प्लस बी माइनस आर, और नीचे NC n माइनस आर। ठीक है, तो आप इसका और इसका अगर सम करते हैं तो आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है, 2s डैश इज इक्वल टू r इक्वल टू 0 से n माइनस 2r, सॉरी कितना बन गया ये। तो बात हमारी यहीं पे खत्म हो गई, हाँ यहीं पे खत्म हो गई ना, ये सब कुछ खास करने की। r अपॉन NCR है ना, r अपॉन NCR हमारा अगर इसके बराबर है तो फिर से आपके पास बन क्या जा रहा है, S डैश ये भी है और S डैश ये भी है। हमें निकालना क्या था, r अपॉन NCR का समेशन के साइड जाना था और उसको an के टर्म्स में कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो अगर ये और ये बराबर हैं, ठीक है, तो सीधा इनका जो डिफरेंस आएगा जरा देखिए कितना आएगा भाई, S डैश ये भी है, ये S डैश ये भी है भाई। इसको लिख सकते हो ना, इस वाली चीज को, इसको सीधा आप लिख सकते हो r इक्वल टू 0 से n माइनस आर अपॉन NCR। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, अगर हम इस S डैश में से इस S डैश को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर कितना आएगा, 0। तो S में डैश में से S डैश को सब्ट्रैक्ट करो, तो यहां S डैश में क्यों कर रहे हैं देखो ना, n माइनस आर अपॉन NCR। ठीक है, में से S डैश ये वाला S डैश r अपॉन NCR, r इक्वल टू कहां से कहां तक, 0 से n तक। तो आपके पास टर्म क्या बन गई, आपके पास बन गया n माइनस 2r अपॉन NCR, r आपका वेरी करता है 0 से n तक। ठीक है, तो S डैश माइनस S डैश मतलब आंसर कितना होगा, 0 ही होगा डायरेक्टली। ठीक है, तो आपको इस तरीके का कभी भी दिखे डिनोमिनेटर में NCR समेशन वगैरह की बात की जाए तो ऑब्वियसली आपका सिर्फ एक ही मेथड है, वो है a प्लस बी माइनस आर वाला। Fn देखिए आप सेकंड क्वेश्चन में, Fn आपका क्या है, ठीक है, आप ट्राई कर लीजिए पहले इसको। Fn में आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको दिखेगा NC0 an रहता, 1 के साथ an माइनस 1 रहता, 2 के साथ an माइनस 2 रहता, तो आप आसान सी बाइनोमियल टर्म्स में इसको लिख पाते। तो हमने कहा बना दो NC0 a रेज टू पावर n माइनस NC1 a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस NC2 a रेज टू पावर n माइनस 2, और ऐसे करते करते आपके पास लास्ट तक हमारे पास टर्म होती, लिख देते हैं उसको भी, चलो -1 की पावर n माइनस 1 NCn माइनस 1 a की पावर 1। ठीक है, अब ये चीज क्या लिखी हुई है, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है आपका 1 माइनस a, ठीक है, सॉरी a माइनस 1 की पावर n, यही लिखा है ना, NC0 a की पावर n माइनस 1 की पावर 0 माइनस NC1 a की पावर n माइनस 1, ये सारी टर्म्स लिखी हुई हैं। ठीक है, लेकिन एक टर्म नहीं है, कौन सी वाली, लास्ट वाली, कौन सी, NCn वाली टर्म नहीं है आपके पास। ठीक है, तो उसको भी लिख लेते हैं। तो अगर वो होता तो इसके बराबर आता सब, वो नहीं है तो उसको सब्ट्रैक्ट करके लिखना पड़ेगा। -1 की पावर n है ना, वो टर्म क्या आएगी आपकी, -1 की पावर n आएगा, NCn आएगा, ठीक है, और a की पावर 0 आएगा, यही होगा ना। तो 1 अपॉन a माइनस 1 रेज टू पावर n, ठीक है, और यहां से आ गया आपका -1 की पावर n। ठीक है, तो 1 अपॉन a तो चलिए लिख दिया मैंने ऐसे ही, a माइनस 1 से देखो क्या हो रहा है, 1 आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या 3 की पावर 1 2 1 बाई 2 2 3 रेज टू पावर n माइनस -1 की पावर n।
ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब जब आप f ऑफ 2000, ये तो fn हुआ, अब f ऑफ 2007 और 8 की बात की गई है, निकाल लो। 1 बाई ए इंटू ये कितना आएगा 2007 बाई 223 मतलब 9। ठीक है, और -1 की पावर 2007 मतलब -1 तो +1। ठीक है, f की पावर f ऑफ 2008 अगर निकालते हैं तो 1 बाई ए, यहां पे कितना आएगा 3 की पावर 2008, 3 की पावर 2008 अपॉन 223। ठीक है, अब -1 की पावर 2000 मतलब 1। ठीक है, अब आप इन दोनों का सम करना है, सम कर लीजिए। तो यहां से आपके पास आ गया f ऑफ 2007 प्लस f ऑफ 2008 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए इंटू इन दोनों का एडिशन होगा तो 1 1 साफ हो गए, बचा क्या आपके पास 3 रेज टू पावर 9 प्लस 3 रेज टू पावर अगर आप देखें 2008 अपॉन 223। ठीक है, 3 की पावर 9 को कॉमन निकाल लो, है ना, तो आपके पास बचेगा 1 प्लस 3 की पावर में 1 अपॉन 223, और यही आपका a था, तो a से a साफ हो गया, आंसर कितना है 3 की पावर n। ठीक है, तो दिस 9k इज इक्वल टू 3 की पावर n, k आप निकाल लीजिए। नेक्स्ट ये एक्सपेंशन आपको दिया गया है और यहाँ पे आपको a2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे अपन। ठीक है, तो ये मतलब बाइनोमियल थ्योरम जैसा दिखता तो है बट उतना है नहीं। ठीक है, इसको आप एज एग्जांपल समझो कि अगर आपको a0 निकालना हो तो आप क्या करोगे, आपसे कहा जाए a0 निकालना है तो आप क्या करोगे। a0 निकालने के लिए भाई ये दोनों चीजें हमेशा आपस में बराबर है, तो a0 निकालने का मेथड क्या होगा कि अगर मैं x को -1 रख देता हूं दोनों साइड में, ठीक है, तो आपकी इधर की सारी टर्म्स खत्म और आपके पास बचेगा क्या a0। ठीक है, तो अगर मान लो तुम्हें a0 निकालना होता तो x को -1 रख देते, x को -1 रखते हैं यहाँ 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे करके आपके पास लास्ट में +1। टोटल 18 टर्म्स है, इस साइड में दिख रहा है ना 18 है, तो 18 टर्म्स आपको दिख रही होती हैं और इधर क्या आता है a0, क्योंकि बाकी सबका कोफिशिएंट कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो a0 की वैल्यू आपकी यहां से निकल करके आ जाती कि a0 इज 18। ठीक है, लेकिन यहाँ पे a2 निकालना है। ठीक है, अच्छा a1 के लिए क्या करते हैं, तो a1 के लिए हमने आपको फंडामेंटल्स के टाइम पे भी मतलब उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी होगी, बट अपन कैसे कर सकते हैं, उस समय तो a0 के लिए इस तरीके का डिटर्मिनेंट वगैरह के केस में मैंने बताया था, बट डिफरेंशिएट कर लीजिए आप। ठीक है, डिफरेंशिएट आप एक बार कर दीजिए दोनों साइड, तो आपका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा 1 - 1 + 2x - 3x, सॉरी 1 नहीं, ठीक है, 4x³ ऐसे करते करते आप फिर -5x4 और सो ऑन कहां तक, ये 16x की पावर 15 - 17x की पावर 16, यही डिफरेंशिएशंस हो जाएंगे। और राइट साइड में आपके पास डिफरेंशिएशन क्या आएगा, a0 का डिफरेंशिएशन 0, a1 1 + x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया a1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स a2 1 + x, ठीक है, 3 टाइम्स a3 1 + x का होल स्क्वायर और अप टू 17 a17 1 + x की पावर 16, ये आपका आ रहा है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात। अब इसका आपको निकालना था कि मान लीजिए a1 निकालना है, तो a1 निकालने के लिए अब आप एक डिफरेंशिएशन आपने किया, अब आप x को -1 रख दो। ठीक है, अगर a1 आपको निकालना है तो अब आप x को -1 रख दो, क्या आ जाएगा -1 + 2 - 3 + 4 - 5, है ना, ऐसे करते हुए। ठीक है, और इधर a1 बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे, ये आपका a1 आ गया। इस सीक्वेंस का सम आप कर ही सकते हो। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया a2, तो क्या करें, एक बार और डिफरेंशिएट कर दें। तो एक बार और डिफरेंशिएट किया तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, 2 से आपका 2 आ जाएगा, -3 × 2x + 4 × 3x स्क्वायर -5 × 4x³ और ऐसे करते करते गए 16 × 15x की पावर 14 -17 × 16x की पावर 15 इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट किया, a1 का डिफरेंशिएशन 0, फिर 2a2 आएगा प्लस 3a3 × 2 1 + x और इस तरीके से आगे टर्म्स होगी। ठीक है, फिर से आपको 1 + x 1 + x दिखने लग गए, आप अब से x को -1 रख दीजिए, आपके पास क्या बनेगा 2 + 3 × 2
+4 इंटू 3 -5 इंटू 4, है ना, ऐसे करते करते 16 इंटू 15, x को -1 रख रहे हो ना आप, x को -1 रख रहे हो तो प्लस आएगा, है ना। इसको भी मैं 2 लिखा है, 1 इंटू 2 लिख देता हूं, या फिर थोड़ा पैटर्न बनाने के लिए इसको लिख देता हूं मैं 2 इंटू 1, ठीक है। और लास्ट वाली टर्म आपकी कितनी हो जाएगी, 17 इंटू 16 इज इक्वल टू, इधर से आपके आगे के टर्म्स, जब आपने x को -1 रखा तो आगे के टर्म्स 0 हो गए, बचा क्या, 2a2, ठीक है। ये चीज मतलब रिपीटर्स के हिसाब से तो मेरे ख्याल से अगर आपने डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ा है तो उसमें एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में आप इस तरीके की चीजें करते ही हो, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं कह रहा, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। लेकिन अभी के लिए 11th वालों के लिए थोड़ा सा नया होगा, ठीक है, कि डिफरेंशिएशन करके भी हम इस तरीके से काम चला सकते हैं। तो आपने डिफरेंशिएशन किया, 2a2 आपका इसके बराबर आ गया, तो 2a2 को आप कैसे लिख सकते हो, समेशन ओवर, यहाँ क्या लिखा जा सकता है, n इंटू n+1, है ना। n आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, कहाँ तक जा रहा है, 16 तक, निकाल लो कितना आ गया, n² प्लस समेशन ओवर n इज इक्वल टू 1 से 16, ये आपका। अब इसको तो कैलकुलेशन सभी को पता है, तो आपकी a2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी डिफरेंशिएशन वाले मैनिपुलेशन से रिलेटेड आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं, आप इन दोनों को ट्राई कीजिए पहले खुद से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप सोल्यूशन, सबसे पहले आप कहेंगे क्लू कैसे मिलेगा, हमें डिफरेंशिएशन से करना है। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो कोफिशिएंट्स है ना, 2a2 3a3, ये कहां पे से आ रहे हैं, देखिए अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करो तो देखो ये पावर्स जो है उठ के सामने आ जा रही है, यही हो रहा है ना, पावर्स उठ के सामने आ जा रही हैं। तो जब पावर्स उठ करके सामने आ जाती हैं इस तरीके के पॉलिनोमियल्स में, तो हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए आपने डिफरेंशिएशन किया अगर, तो क्या बनेगा, राइट साइड में a1 प्लस 2a2x प्लस 3a3x स्क्वायर अप टू 6p a6p x की पावर 6p-1, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर दो। तो अगर हम डिफरेंशिएशन लिखना शुरू करें, ठीक है, तो क्या आएगा, इधर देखिए डिफरेंशिएशन t की पावर 6, चेन रूल से डिफरेंशिएट होगा, पहले इसको t मानेंगे, रेज टू पावर 6 का डिफरेंशिएशन 6 इंटू 1 प्लस x स्क्वायर अप टू x रेज टू पावर p होल रेज टू पावर 5, ठीक है। अब अंदर वाली चीज का डिफरेंशिएशन किया आपने, 0 प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, और ऐसे ही करके कहां तक निकल गए, px की p-1, ठीक है। ये होगा ना डिफरेंशिएशन 6 इंटू टी की पावर 5, और अंदर वाली चीज का डिफरेंशिएशन ये इज इक्वल टू कितना रहा, इज इक्वल टू डिफरेंशिएट इधर किया, a0 का डिफरेंशिएशन तो खैर 0 हो गया, ठीक है। 0 प्लस a1 प्लस 2a2x प्लस 3a3x स्क्वायर अप टू 6p, है ना, 6p a6p x की पावर 6p-1, ऐसा कुछ, ठीक। अब अगर आप x को 1 रख लेते हो तो इधर वो टर्म आ जाएगी ना जो आपको रिक्वायर्ड है, तो आपने रख लिया 6 इंटू, यहां पे आप x को 1 रख रहे हो, ठीक है, x को 1 दोनों साइड पुट करो, तो x को 1 रखोगे तो क्या बन जाएगा, x को 1 रखने से हमारे पास ये 1 1 1 कितने टर्म्स, p+1, तो p+1 रेज टू पावर 5 इंटू, इधर देखो इधर हमारे पास क्या बनेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू p, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर क्या आया, a1 प्लस 2a2 प्लस 3a3, है ना, अप टू 6p a6p, ठीक। तो ये आपका आ गया 6p+1 की पावर 5, और इधर से आ गया p+1/2 इज इक्वल टू ये पूरी चीज, ठीक है। तो आपके पास मतलब यहां से क्या निकल करके आ रहा है कि ये a1 प्लस 2a2 प्लस 3a3 ये सब जो लिखा हुआ था, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी थी, इसके बराबर थी, विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स p+1 रेज टू पावर 6, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे तो आपको डायरेक्टली दिख गया था कि आपके पास कोफिशिएंट्स उठ करके सामने आ जा रहे हैं, इसलिए आप डिफरेंशिएशन का यूज कर लो। इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम, इस तरीके से डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन करो, ट्राई कैसे करेंगे, ठीक है। अब यहां पे आप देखो, यहां पे आपका 14c15 है ना, 3c4 है, एक एक कम आ रहा है, ये कैसे हो गया, ठीक है। आपका C2 के साथ 2 आना चाहिए था, 1 है, C3 के साथ आपका 3 आना चाहिए था, आपका C3 के साथ 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कैसे हुआ होगा जब x की पावर एक कम हो गई हो, मतलब अगर आप इसको ऐसे देखो 1 प्लस x की पावर 15 था, अगर इसको आपने बाई x कर दिया दोनों साइड तो c0/x,
ठीक है, ठीक है, सी नॉट बाई एक्स प्लस सी वन बाई एक्स एक्स से डिवाइड किया ना तो सी वन बचेगा, ठीक, प्लस सी टू इंटू टू एक्स, सी टू इंटू एक्स बचेगा, है ना, और ऐसे करते करते लास्ट में बचेगा C15 इंटू एक्स की पावर 14। अब एक्स की पावर एक रिड्यूस हो गई ना, तो अब अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो C15 के साथ क्या आएगा, एक्स की पावर 14 के डिफरेंशिएशन से 14 सामने आएगा ना, तो आप इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो अब इसको आपने डिफरेंशिएट किया तो आपके पास क्या बना, फिर से उसी तरीके से डिनोमिनेटर का स्क्वायर, है ना, 1 प्लस एक्स की पावर 15 का पहले डिफरेंशिएशन होगा विच विल गिव यू 15 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 14, ठीक है। और यहां पे मैंने सही किया था, नहीं कोई दिक्कत, ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर 15 अपॉन एक्स, तो एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दिया इंटू डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस, ठीक है, माइनस क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इंटू न्यूमरेटर एज इट इज इक्वल टू कितना होगा, यहां से आएगा माइनस सी नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 0 प्लस सी टू प्लस 2c3 एक्स स्क्वायर, है ना, ऐसे करते करते लास्ट में 14c15 एक्स की पावर 13। अब ये एक्स तो हटाना है, एक्स कैसे हटा दें, तो एक्स को 1 रखते हैं, तो एक्स को अगर आप 1 रख देते हो तो यहाँ क्या आ जाएगा 15 इंटू 2 की पावर 14 माइनस 2 की पावर 15 अपॉन 1 का स्क्वायर, है ना, 2 जैसा दिख रहा है लेकिन है 1, ठीक, 1, ठीक है, इज इक्वल टू इधर क्या दिखेगा माइनस सी नॉट, ठीक है, 0 तो है ही, C2 प्लस C2 प्लस 2C3, है ना, और ऐसे करते करते कहां तक निकल गया 14C15, ठीक है, ओके। तो अच्छा, अब जैसे आप कहोगे कि इसमें अपर सबस्क्रिप्ट नहीं लिखा है, तो अपर सबस्क्रिप्ट नहीं लिखा है तो उसका मतलब क्या है 15 ही है ना, तो खैर उससे कोई खास फर्क भी नहीं पड़ रहा था, हमारे पास ये पूरी चीज निकल करके आई इसके बराबर। आपको क्या चाहिए, C2 से आपकी एक्सप्रेशन स्टार्ट है, तो इस C नॉट को इस साइड भेज दो, तो 15 इंटू 2 रेज टू पावर 14 माइनस 2 रेज टू पावर 15 माइनस सी नॉट, मतलब इधर आएगा तो प्लस सी नॉट जो कि 1 है, इज इक्वल टू कितना हो गया C2 प्लस 2C3, ठीक है, जो भी आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है वो आ गया, ठीक है। तो इस तरीके के माइन्यूट मैनिपुलेशन हमने कर लिए, अगर थोड़ा बहुत हमारे पास न्यूमरेटर मतलब जो कोफिशिएंट है वो चेंज हो रहा था तो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस हो गए जो डिफरेंशिएशन बेस्ड आप कर सकते हो, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट वैरायटी के सवाल लेते हैं। तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस देखते हैं, -1 रेज टू पावर r NCR, दोनों क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए खुद से सॉल्व करने का, ठीक है। -1 रेज टू पावर r NCR हाफ रेज टू पावर r प्लस 3/2 स्क्वायर रेज टू पावर r, है ना, ऐसे करके m टर्म्स तक है एक्सपेंशन, इसको हमें क्लब करके बताना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, आप देखो, अगर आप इंडिविजुअल केवल बात करो, -1 रेज टू पावर r NCR इंटू हाफ की पावर r, ठीक है, प्लस ये r इक्वल टू 0 से एंड -1 की पावर r NCR 3/4 लिखा है ना, रेज टू पावर r लिख सकते हो। फिर आगे देखो, -1 की पावर r NCR बगल में क्या लिखा है 7/8 की पावर r, और ऐसे करके आपके m टर्म्स तक चीजें दी गई हैं। तो ये क्या है, ये है आपका 1 माइनस हाफ की पावर n। अब देखना आसान हो गया, ये हाफ की पावर n लिखा हुआ है, सारे टर्म्स हैं क्या, तो ऑब्वियसली है, प्लस यहां पे देखें तो 1 माइनस 3/4 की पावर n है कि नहीं है, -1 और 3/4 क्लब होंगे, -3/4 NCR और x की पावर r हो गया, तो 1 माइनस x की पावर n, और देखो यहां पे क्या आएगा 1 माइनस 7/8 की पावर n, और ऐसे करके आपके m टर्म्स हैं, m टर्म्स, तो ये लिखा है आपका हाफ की पावर n, ठीक है, हाफ की पावर n प्लस 1/4 की पावर n प्लस 1/8 की पावर n, और ऐसे करके अप टू m टर्म्स, ठीक है। तो सम कितना हो जाएगा इनका, ये एक जीपी लिखी हुई है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 2 की पावर -n है, और कॉमन रेशियो कितना है 2 की पावर -n है, ठीक है। तो इस जीपी के m टर्म्स का सम निकालना आता है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से सॉल्व करो। For which positive values of x fourth term in the expansion is
ग्रेटेस्ट। ठीक है, x की ऐसी कौन सी पॉजिटिव वैल्यूज के बारे में अपने को सोचना है, पॉजिटिव वैल्यूज लें जिससे कि फोर्थ टर्म इस एक्सपेंशन का ग्रेटेस्ट हो। अभी तक आपने कैसा किया था कि x की वैल्यू दी रहती थी, अपन निकालते थे कि कौन सा टर्म ग्रेटेस्ट होगा। अब अपन चाहते हैं कि हमें फोर्थ टर्म को ग्रेटेस्ट ले आना है, x की वैल्यूज क्या रख लें। ठीक है, तो सोचिए, आप सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले तो ये हम क्या करेंगे, 5 को अलग करेंगे, है ना, 5 की पावर 10, सो दैट 1 प्लस समथिंग बन जाए। ठीक है, 1 प्लस 3x बाई 5 रेज टू पावर 10, तो ये अब 1 प्लस समथिंग बन गया। ये पूरी चीज आपका x कहलाती है ना। तो अगर फोर्थ टर्म आपका ग्रेटेस्ट है, ठीक है, फोर्थ टर्म अगर आपका ग्रेटेस्ट है तो आप क्या चाहोगे, आप ये चाहोगे कि सिर्फ फोर्थ टर्म को ही ग्रेटेस्ट बोला गया है ना, सिंगल ग्रेटेस्ट टर्म बन रही है आपकी। ऐसा नहीं है कि फोर्थ और फिफ्थ दोनों ग्रेटेस्ट हैं, फोर्थ टर्म इज ग्रेटेस्ट। तो अपन क्या सोचेंगे कि फोर्थ टर्म आपकी ग्रेटेस्ट होनी चाहिए, बस बाकी सब उससे छोटी होनी चाहिए, ऐसा है। तो ऐसा कब होता था, सिंगल ग्रेटेस्ट टर्म कब बनती थी, सिंगल ग्रेटेस्ट टर्म तब बनती थी जब आपका जो p आप निकालते थे n+1 mod x अपॉन 1 प्लस mod x, ये निकालते थे ना आप, n+1 अपॉन इंटू mod x अपॉन 1 प्लस mod x। अगर ये आपका इंटीजर नहीं है, अगर ये आपका इंटीजर नहीं है, ठीक है, तो ये वाली टर्म ग्रेटेस्ट होगी, इज ग्रेटेस्ट, और यही आपकी सबसे बड़ी टर्म बना देगी। ठीक है ना। तो आप बेसिकली क्या चाहते हो, आप चाहते हो t4 ग्रेटेस्ट हो, मतलब आप चाहते हो कि इंटीजर पार्ट ऑफ p प्लस 1 कहां हो, 4 के बराबर। तो इंटीजर पार्ट ऑफ p कितना होगा, 3, तो p कहां होगा, 3 से 4 के बीच में, सॉरी 3 से 4 के बीच में, यही होगा p, है ना। t integer part of p plus 1 is greatest and now you want t4 is greatest, so integer part of p should be 3 and that means p lies in between 3 to 4, 3 पे इक्वालिटी है आपकी। ठीक है, अब अगर 3 पे आपकी इक्वालिटी रही तो क्या होगा, t3 और t4, है ना, मतलब p आपका इंटीजर नहीं होना चाहिए, सॉरी p आपका इंटीजर नहीं होना चाहिए, तो ये आप केस हटा सकते हैं। ठीक है, तो p आपका 3 और 4 के बीच लाई करना चाहिए, ऐसा x हमें चाहिए होगा। तो n+1 कितना आया, n+1 रखो, ठीक है, p की वैल्यू देखते हैं, p कितना आ रहा है, तो 11 इंटू, है ना, मॉड x की जगह आप क्या रखोगे, 3x बाई 5, तो 11 इंटू मॉड ऑफ 3x बाई 5, ठीक है, n+1 इंटू मॉड x अपॉन 1 प्लस मॉड x 3x बाई 5। ठीक है, ये आपका 3 और 4 के बीच लाई करना चाहिए। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं बार बार मॉड ऑफ 3x बाई 5 लिखने की जगह मैं t मान लेता हूं जहां t कुछ पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमारे पास ये लिखा है 11t अपॉन 1 प्लस t, है ना, आपका 4 और 3 के बीच लाई करता है। t चूंकि पॉजिटिव है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके पास आया 3 प्लस 3t शुड बी ग्रेटर लेस देन 11t, एंड इधर से क्या आएगा, 11t शुड बी लेस देन 4 प्लस 4t। ठीक है, ठीक है, इतनी बात। तो आपके पास क्या आ गया, 7t लेस देन 4, तो t आपका कैसा होना चाहिए, 4/7 से छोटा। और यहां से क्या निकल करके आ रहा है कि t आपका कैसा होना चाहिए, 8t शुड बी ग्रेटर देन 3, so t शुड बी ग्रेटर देन 3/8। ठीक है, ठीक है, थोड़ी सी चीज बची हुई है, वो भी निपटा ही लेते हैं। t आपका कहां पे लाई कर रहा है, 3/8 और 4/7 के बीच लाई कर रहा है, और t से आपको मतलब नहीं था, आपने t किसको बोला था, मॉड ऑफ 3x/5 को। सो योर मॉड ऑफ 3x/5 शुड लाई इन बिटवीन 3/8 एंड 4/7। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो मॉड ऑफ 3x 20/7 इधर, और इधर हो गया आपका 15/8। ठीक है, तो अब आप मॉड ऑफ x पे कमेंट कर सकते हो, अगर आप 3 से डिवाइड कर दो 20/21, और इधर क्या बोल सकते हो, 5/8। अगर मॉड x आपका इसके बराबर है, x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ही बात की जा रही थी, तो x की पॉजिटिव वैल्यूज क्या होंगी, 5/8 से 20/21। ध्यान रहे, कई बार ये वाली मिस्टेक हो जाती है, अपन यही मॉड x आपका क्या है, 1 के साथ लिखी हुई पूरी टर्म है। ठीक है, x आपका 1 के साथ लिखी हुई पूरी टर्म है, सिर्फ x नहीं है। ठीक है, तो यहां पे इसीलिए हम 3x/5 कैरी कर रहे हैं बार बार। ठीक है, तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपके पास।
ठीक है, कुछ इस तरीके का प्रूफ करना है, SN और PN आपके दिए हुए हैं, है ना। तो आप ट्राई करो खुद से, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट बहुत तो कुछ टफ जैसा नहीं है, ठीक है। तो ट्राई कीजिए इसको आप खुद से सॉल्व करने का। देखते हैं अपन कि SN क्या है, ठीक है। SN को यहाँ पे थ्रू आउट यूज करना था, तो SN को मैंने देखा कि SN क्या लिखी है, GP लिखी है, PN भी एक GP लिखी है। तो अगर अपन, ठीक है, सोल्यूशन लिखें और SN को क्लब करें, तो SN को क्लब करने पे क्या बनेगा, q रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन q माइनस 1। q आपका दे रखा है मतलब नॉट इक्वल टू 1, तो ठीक है, डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं आया। अच्छा, PN की बात करें तो PN क्या है आपका, PN आप लिख सकते हो q प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन q प्लस 1 बाई 2 माइनस 1, ठीक। यहाँ आ जाएगा q प्लस 1 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 2 रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन, ठीक है, q माइनस 1 बाई 2 नीचे है, 2 पर चला जाएगा और साथ में बचेगा 2 रेज टू पावर n। ये आपका PN रहा। तो इनफैक्ट आपको राइट साइड में ले भी आना क्या था, 2 रेज टू पावर n इंटू PN। तो आप कह सकते हैं कि आपका 2 रेज टू पावर n इंटू PN क्या है, इसके बराबर है q प्लस 1 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 2 रेज टू पावर n प्लस 1 और नीचे q माइनस 1, ठीक है। ये आपका ले आना है इस पूरे सम को। तो आप देखिए कैसे करेंगे, n प्लस 1 C1, ठीक है, n प्लस 1 C2 S1 लिखा है, तो S1 में क्या आ गया आपका, S1 में आ गया आपका n की जगह 1 रख दीजिए, q स्क्वायर माइनस 1 अपॉन q माइनस 1, ठीक है, प्लस, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। यहां पे लिखा था n प्लस 1 C1, ठीक है, q माइनस 1 अपॉन q माइनस 1, ठीक है, फिर n प्लस 1 C3 q क्यूब माइनस 1 अपॉन q माइनस 1, ऐसे करके चीजें चलती जा रही हैं और लास्ट में हमारे पास क्या है, n प्लस 1 Cn प्लस 1 Sn, मतलब q की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन q माइनस 1, ठीक है। ये आपका है और इसको सम इसके बराबर ले आना है, ठीक। तो अगर आप देखें तो 1 अपॉन q माइनस 1 आपका कॉमन एक एलिमेंट हो गया और आपके पास बचा क्या, n प्लस 1 C1 q, ठीक है, माइनस 1, ठीक है। तो q वाले सारे टर्म्स चलो एक लाइन लिख ही लेते हैं, n प्लस 1 C q माइनस 1 प्लस n प्लस 1 C2 q स्क्वायर माइनस 1 प्लस n प्लस 1 C3 q क्यूब माइनस 1 और ऐसे करके हमारे पास लास्ट में n प्लस 1 Cn प्लस 1 q रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 1, ये आपका लिखा, ठीक है। तो 1 अपॉन q माइनस 1 आपके पास आ गया। अब आप देखिए q की सारी टर्म्स देखिए, n प्लस 1 C1 q, n प्लस 1 C2 q स्क्वायर, n प्लस 1 C3 q क्यूब, n प्लस 1 Cn प्लस 1 q रेज टू पावर n प्लस 1। तो आपका मतलब क्या हुआ कि आप सारे q को एक साथ ले लो, n प्लस 1 C1 q रेज टू पावर 1 प्लस n प्लस 1 C2 q रेज टू पावर 2 और ऐसे करते हुए n प्लस 1 Cn प्लस 1 q रेज टू पावर n प्लस 1, सारे q एक साथ, माइनस क्या है, n प्लस 1 C1, n प्लस 1 C2, n प्लस 1 C3, है ना। तो n प्लस 1 C1 से स्टार्ट हुआ, n प्लस 1 C2 आया और ऐसे n प्लस 1 Cn प्लस 1 तक चले गए, ठीक है। अब सम लिखते जाएं, तो 1 अपॉन q माइनस 1, ये कितना लिखा हुआ है, ये 1 प्लस q की पावर n प्लस 1 की टर्म्स है ना, n भाई NCR x की पावर r, NCR x की पावर r, तो 1 प्लस x की पावर r, सॉरी 1 प्लस x की पावर n, यहाँ पे n की जगह क्या है, n प्लस 1। कौन सी टर्म नहीं है, तो जीरो वाली टर्म नहीं है, कौन सी टर्म नहीं है, n प्लस 1 C0 q की पावर 0 नहीं है, ये आपका पूरा ब्रैकेट लिख गया। माइनस इधर आते हैं अब, ठीक है, इधर देखिए क्या, ये अगर सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स प्रेजेंट होते तो सम कितना होता, 2 रेज टू पावर n प्लस 1, कौन नहीं है, n प्लस 1 C0 नहीं है, तो n प्लस 1 C0 नहीं है, उसको ठीक है, ठीक है। तो n प्लस 1 C0, n प्लस 1 C0 कैंसिल आउट हो गए, आपके पास जो टर्म बची हुई है वो वही आ गई जो आपको प्रूफ करनी थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन एंड हुआ और इस तरीके से हमारा आज का लेक्चर भी एंड हुआ, ठीक है। कल के लेक्चर में हम और भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए मैनिपुलेशंस के साथ। थैंक यू ऑल।